अस्सलाम वालेकुम। नावल ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते ये शिद्दतें के किस्त नंबर 11 लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि तहरीर किया है सुमेरा शरीफ तूर ने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। शाम के करीब रिमशा और हुमैरा के कॉलेज का ट्रिप वापस लौटा था। हुमैरा ने घर फ़ोन करके नवाज़ को बुला लिया था। वो अपनी गाड़ी में दोनों को लेने आया था। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? पूरे एक हफ्ते बाद नवाज़ दोनों को देख रहा था। मुस्कुराकर दोनों से पूछा, बिल्कुल A1, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है सबका? नवाज़ ने दोनों के लिए दरवाज़ा वाक कर दिए थे। हुमैरा नवाज़ के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। रिमशा पिछली सीट पर थी। सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया, कसम से भाई इतना मज़ा आया कि बता नहीं सकती। नवाज़ ने ड्राइविंग करते हुमैरा का झिलमिलाता चेहरा देखा। वो खासी फ्रेश लग रही थी। हाँ याद आया, अब बड़ी अम्मा का क्या हाल है? मुझे इनके वहाँ काफ़ी याद आती रही है। अब तो पहले से बेहतर होंगी ना? हुमैरा ने नवाज़ से पूछा। हाँ पहले से बेहतर हैं, सुबह डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे कि हफ्ते बाद प्लास्टर खोल दिया जाएगा। घर क्यों शिफ्ट हुई? टांग का मामला है, हॉस्पिटल में बेहतर ट्रीटमेंट होता, प्लास्टर उतरने तक वहीं रहते। रिमशा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। शारिक को मसला हो रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से हॉस्पिटल। वैसे घर में भी वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो हॉस्पिटल में दस्तयाब था। शाकरा को पहले ही मुकम्मल तौर पर बड़ी अम्मा की खिदमत के लिए शारिक ने रखा हुआ था। सुबह से खालदा चची भी वही थी। कह रही थी चंद दिन वो वहाँ रुकेंगी जब तक प्लास्टर नहीं उतर जाता। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। खालदा चची तो बड़ी माँ के लिए सबसे बेहतर हैं। वैसे नवेरा आपी का क्या हाल है? मरीज से कॉल की थी मैंने इनको, फिर बाद में बात ही नहीं हुई। हुमैरा को अब नवेरा का ख्याल आया था। नवाज़ नवेरा के जिक्र पर हंस दिया। ये तो वही बता सकती है वो कैसी है। पहले दिन हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद ना मैंने देखा है और ना मेरी मौजूदगी में वो ज़्यादा हॉस्पिटल आती है। पिछले चंद दिन तो वो हॉस्पिटल गई ही नहीं। रिमशा खामोशी से दोनों बहन भाइयों को सुनती रही। नवेरा के जिक्र पर कुफ़्फ़त का शिकार हो गई मगर चुप रही। और शादी की तैयारी कैसी जा रही है? ज़ारा आपी वगैरह ने कोई चक्कर लगाया? हाँ, अम्मी के साथ बाजार गई थी ज़ारा। एक दफ़ा अम्मी नवेरा को लेकर गई थी। मज़ीद तफसील तुम घर जाकर अम्मी से पूछ लेना, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मेरा ज़्यादा वक्त यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल और फिर एकेडमी ही में गुजर रहा है। नवाज़ भाई मुझे पहले घर छोड़ दीजिएगा। मेन रोड से गाड़ी जैसे ही सिंगल रोड पर आई तो रिमशा ने नवाज़ को कहा, क्या बात है, तुम बड़ी खामोश हो? नवाज़ ने बैक व्यू मिरर से इसे देखा। मैं आपको सुन रही हूँ, इसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा हुमैरा, याद से कल पहली फुर्सत में तस्वीर डेवलप करवा लेना। घर नज़दीक आ चुका था। रिमशा ने हुमैरा को याद दहानी करवाई तो इसने फ़ौरन सर हिला दिया। और तुम सुनाओ, कल कॉलेज जाना है या रेस्ट करना है? नहीं, मेरा 2 दिन तक कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं है। वैसे भी तमाम लड़कियां ट्रिप की थकन उतारेंगी, कम ही आ जाएंगी। 2 दिन बाद देखेंगे। हुमैरा के पूछने पर रिमशा ने इनकार किया था। नवाज़ ने गाड़ी इनके घर के गेट के सामने रोककर बेल बजाना शुरू कर दी। जितनी देर में रिमशा ने अपना सामान से भरा बैग और दीगर चीज़ें नीचे उतारी थी, हमीद साहब ने गेट खोलकर बाहर झांका था। रिमशा और फिर नवाज़ को देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रिमशा ने आगे बढ़कर इन्हें सलाम किया। वो इसके सर पर प्यार करके नवाज़ से लैक करने लगे थे। रिमशा ने कॉलेज पहुंचते ही इतला कर दी थी। जुबैदा बेगम को पता था कि नवाज़ हुमैरा को लेने जाएगा तो वो इससे भी छोड़ देगा। बाकी घर में किसी को भी इसकी आमद की खबर ना थी, इसलिए हमीद साहब हैरान थे। नवाज़ बाहर से गाड़ी वापस ले गया था। हमीद साहब ने इसे अंदर आने को कहा भी था, मगर वो अंधेरा बढ़ जाने की वजह से फिर कभी पर टाल कर निकल गया था। रिमशा अंदर चली गई। हुमैद साहब भी इसका बैग लिया अंदर आए। जुबैदा बेगम किचन में थी। रिमशा सीधी इनके पास गई थी। इन्होंने गले लगाकर खूब प्यार किया था। एक हफ्ते के टूर ने रिमशा की रंगत पर अच्छा खासा असर डाला था। वो खासी फ्रेश और तरोताज़ा लग रही थी। जुबैदा चाय के साथ इसकी आओ भगत की थी। रज़ा कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। घूम फिर कर सारा घर देखकर इसे ना पाकर वो वापस जुबैदा के पास चली आई थी। बाहर निकला था थोड़ी देर पहले, आता ही होगा। तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं इतनी देर में खाना तैयार करती हूँ, तब तक रज़ा भी आ जाएगा तो मिलकर खाएंगे। इनकी बात पर सर हिलाते वो कमरे में चली गई थी। नहाकर लिबास बदलकर वो खासी फ्रेश थी। नहाने के बाद बैग से कपड़े निकालकर इनकी जगह पर रखे, धोने वाले एक जगह इकट्ठे किए।
जर्सियाँ, स्वेटर सब निकाल कर एक तरफ धोने के लिए अलग किए। कल वो ये सब धोने का काम निपटाएगी। वो मुकम्मल इरादा करते हुए कमरे में तायराना निगाह डालते बाहर निकल आई। अचानक इसे इस्लामाबाद में पार्क में की गई अपनी हिमाकत याद आ गई तो हंसी आ गई। इन दोनों ने कैसे इस लड़के लड़की को मजबूर कर दी। इन दोनों को तस्वीर बनवाना ही पड़ी। अपनी ही जोन में हंसते हुए इसने किचन के दरवाजे से अंदर कदम रखा तो अंदर से बाहर आते रजा से बुरी तरह टकरा गई। उफ! रिमशा की आंखों के सामने तारे आ गए। इसका सर रजा से बुरी तरह टकराया था। रजा भी हैरान रह गया। अपना सर पकड़ता पीछे हटा। बेयकीनी से रिमशा को देखा। गीले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा गले में लटक रहा था। इसकी गैर मौजूदगी में वो काफ़ी मुतमईन और आसूदा था। और अब भी एकदम न जाने कहाँ से आ टपकी थी। अंधे थे क्या? तुम्हें 5 फुट 2 इंच की लड़की नजर नहीं आती? पेशानी को सहलाते हुए इसने गुस्से से रजा को देखा था। पूरे 1 हफ्ते बाद वो नजर आ रहा था। दिल एकदम तमाम हदें तोड़कर बाहर आने को मचलने लगा था। वो इस पर बरस पड़ी। यही ख्याल मेरा भी तुम्हारे बारे में है। चलते हुए तुम भी ये आंखें गिरवी रख देती हो शायद। बेयकीनी की कैफियत से निकलकर रिमशा का वजूद मुकम्मल सबूत बना अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो भी अपनी जोन में लौट आया। पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। 1 हफ्ते बाद भी वही तंजिया लहजा सुनने को मिला था। वो क्लस कर रह गई। ये शख्स कभी भी मोहब्बत से बात नहीं कर सकता। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे रास्ते में आने का। इसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। गुस्से से एक तरफ धकेल कर वो बाहर निकल गया था। वो गुस्से से खोलती अंदर बढ़ी। जुबैदा बेगम किचन में नहीं थी। अजड, जाहिल, 1 हफ्ते बाद सामना हुआ है तो वही अंदाज, बदतमीज। गुस्से से इसने बर्तनों में झांकना शुरू किया। जुबैदा बेगम ने पालक गोश्त पकाया था। साथ में चावल और फुलके थे। चावल अभी दम पर थे, फुलके तैयार हॉट मौत पे थे। रिमशा की भूख एकदम चमक उठी। मेन्यू इसके हस्बे ख्वाहिश था। रात का खाना सबने इकट्ठे ही खाया था। जुबैदा बेगम और हमीद साहब दोनों ही इससे ट्रिप के मुतालिक सवाल कर रहे थे। वो इन्हें मुस्कुरा कर खाना खाते ट्रिप की मुकम्मल रुदा सुना रही थी। खाने के बाद इसने जुबैदा बेगम को कुछ भी नहीं करने दिया था। बर्तन समेट कर धोकर इसने चाय बनाई थी। जुबैदा बेगम और हमीद साहब टीवी देखते बातें कर रहे थे। वो सबकी चाय इधर ही ले आई थी। तुम रजा को कमरे में ही चाय देकर आ जाओ, वो शायद पढ़ाई में मसरूफ है। जुबैदा बेगम ने इसके हाथ से कप लेकर कहा तो वो सर हिलाकर रजा का कप लेकर इसके कमरे में चली गई। कंप्यूटर ऑन था। कंप्यूटर चेयर पर बड़े रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर शायद कोई फिल्म चल रही थी। दरवाजे पर खड़े अंदर झांकते हुए वो यही अंदाजा लगा सके ये चाय। वो खामोशी से अंदर आई थी या फिर रजा बुरी तरह फिल्म में मसरूफ था। इसने कप की बोर्ड के पास रखा तो वो चौंक गया। तुम? रिमशा पर नजर पड़ी तो इंतहाई नागवारी से पूछा। रिमशा चाय का कप रखकर कमरे का जायजा लेने लगी। पिछले 8 दिनों से कोई खास तब्दीली ना हुई थी सिवाय रजा के। कमरे का जायजा लेकर इसने रजा को देखा। वो अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमा गया था। जैसे रिमशा का इस वक्त होना या ना होना एक बराबर था। रिमशा को आग सी लग गई थी। रजा के मुस्कुराते होंठ, जगमगाती आंखें मुसलसल मॉनिटर के स्क्रीन को घूर रहे थे। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फूफो तो कह रही थी कि तुम पढ़ाई में मसरूफ हो, मगर क्या ज़बरदस्त मसरूफियत ढूंढी है तुमने। वैसे ये कौन सी फिल्म है? कोई इंग्लिश मूवी थी उर्दू डबिंग में। रजा ने नागवारी से ऐसा देखा। तुम चाय दे चुकी हो, अब जा सकती हो। रिमशा के लहजे पर वो खुद पर ना पहले कंट्रोल करता था और ना ही अब ज़रूरत पेश आई थी। मेरे बाद ऐसा क्या हुआ कि ये शख्स इतना बदल गया है? रजा की मुसलसल जगमगाती आंखें और चेहरे के तासुर से वो कुछ भी अखज़ ना कर पाई थी। बहुत खुश हो? इससे राह ना गया तो पूछ लिया। रजा ने इसे मुसलसल सर पर जमे देखकर कंप्यूटर ऑफ कर दिया। तुमसे चेयर से उठकर सीधा होकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। ऊंचा लंबा कद, मुतनासिब सरापा। वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा और सेहतमंद लगता था। रिमशा अपनी नाजुक से सरापा समेत इसके सामने कुछ भी ना थी। इसका कद तो रजा से 4-5 इंच कम ही था, जबकि रजा का कद 5 फुट 6 इंच था और इसकी जिसामत की वजह से लंबा भी लगता था। तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ज़ात से सारे अब मेरे ही हैं। रजा ने काफ़ी रुखाई से रिमशा का चेहरा देखा था। इस ट्रिप ने इसकी शख्सियत पर खासा खुशगवार असर छोड़ा था। वो पहले से काफ़ी निखरी महसूस हुई थी। माइंड इट, वो सारे मेरे कबूल करने या इनकार करने पर इन्हसार करते हैं। इसने भी दूबदू जवाब दिया। वो इसकी वजह की तब्दीली दरियाफ्त कर सकती थी। मैं इस वजह की तब्दीली दरियाफ्त कर सकती हूँ? 8 दिन पहले तो तुम नवेरा के गम में मुब्तला, इसकी शादी की फिक्र में दुबले पतले हो रहे थे, और अब 8 दिनों बाद ऐसा क्या हो गया तुम मुस्कुराने में लगे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नवेरा अभी की शादी रुक गई है? अगर तुम इस गलतफहमी में मुब्तला हो तो वापसी पर नवाज भाई के साथ ही आई हूँ। इनकी बातों से ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं हुआ। रिमशा के अंदर शायद
कोई और खूबी थी कि नहीं, जल्दी पर तेल डालने का काम खूब करती थी, बल्कि रज़ा के अच्छे खासे मूड को खारिज करना कोई इससे सीखता। शट अप, तुम पूरी फितना हो। रज़ा को पता नहीं था कि ये आते ही इससे महाजराई पर तुल जाएगी। थैंक यू, मुझे नहीं पता था। वो जो इसका जवाब सुनकर हमेशा भड़क उठती थी, अब की बार गौरनश बचा लाई। रज़ा मजीद जल भुन गया, अंदर ही अंदर हैरान भी हुआ कि रिमशा की ऑब्जर्वेशन इतनी ठीक कैसे है। वो तो वाकई आजकल खुश था, हवाओं में उड़ा था, मगर इसने लब भींचकर अपने सामने खड़ी रिमशा को नफरत से देखा। ऐसा क्या खजाना हाथ लग गया है, मुझे नहीं बताओगे? एक पल के लिए रज़ा के चेहरे पर ठहर जाने वाला तासुर रिमशा की तेज निगाह से भला कैसे बच सकता था। फौरन पूछा, मैं अगर कहूँ कि मोहब्बत तो? रज़ा को भी इसे चलाने का ख्याल आया तो होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर कहा। रिमशा का मुंह खुले का खुला रहेगा। क्या? इसके जहन और दिल में नवेरा का सरापा घूम कर रह गया था। ये कब और कैसे हुआ? इसके दिलो दिमाग में ये सवाल चकराने लगा। क्या मतलब? इसने पूछा भी तो क्या? रज़ा खुलकर हंसा। इतनी अक्लमंद हो तो वजह भी दरियाफ्त कर लो, मुझसे क्या पूछती हो? अगले ही लम्हे इसे जलता बुनता छोड़कर वो यकसर लातल्की से दोबारा कंप्यूटर कुर्सी पर जा बैठा था। रज़ा, तुम आराम से मुझे बताओ, तुम्हारी इस बकवास का मतलब? अगले ही लम्हे वो गुस्से से इसकी तरफ घूमी। वो हंसने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुश हूँ, या मुझे कोई ख़जाना हाथ लग गया है। वैसे इतला देने के लिए शुक्रिया। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि इसे कोई ख़जाना मिल गया है, जब तक दूसरों की नज़रें इसे एहसास न दिलाए। अजीब खुद से बेगाना अंदाज में कहते हुए वो हंसा था। रिमशा साकित से खड़ी रह गई कि ये नवेरा के सामने दिल की बात तो नहीं कह आया। रिमशा के दिल में अजीब सी पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी। खौफ से इसे देखा, जो मसरूर सा वाकई खुश लग रहा था, जैसे सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर कोई चीज़ इसे मिल गई हो। रिमशा, इसकी आंखों में जिंदगी हार जाने की तड़पो मायूसी देखी थी, और अब ये सब कुछ पा लेने की खुशी कहाँ से आ गई? वो तो इस लड़के की आंखों का रंग देखकर इसके अंदर की कैफियत का अंदाज़ा लगा लेती थी। और अब रज़ा, नवेरा की शादी करीब है, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हिमाकत की तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। इससे कुछ ना बन पड़ा तो धमकी पर उतर आई। रज़ा ने इंतहाई तासुफ से इसे देखा। मेरा ख्याल है कि ये ट्रिप ज़ाहिरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी तुम पर अच्छा खासा असर अंदाज हुआ है, मगर अफसोस, बीमार ज़हनियत लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है तो प्लीज़ तुम जा सकती हो। मेरा तुमसे दिमाग खपाने का कतई कोई इरादा नहीं है। इसने कतियत से कहते हुए रिमशा को चले जाने का कहा था। रिमशा गुस्से से इससे घूर रही थी, फिर तन फन करती वहाँ से चली गई थी। रज़ा ने इंतहाई तासुफ से गर्दन हिलाई, फिर रिमशा की अपने मुतालिक इतनी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन पर हैरान भी हुआ था। वो वाकई बदला था, मगर रिमशा ने कैसे आते ही इसके अंदर की कैफियत पढ़ ली थी। वो तो खुद भी नहीं जानता था कि ये बात इसकी खुशी का सबब बनी है, मगर वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। रज़ा को अपनी यह कैफियत इस दिन से महसूस हो रही थी जब वो बड़ी अम्मा की अयादत के लिए अम्मी के बार बार के इसरार पर हॉस्पिटल गया था। वहाँ नवेरा थी। पहले तो इसे अपने सामने देखकर वो अजियत से दो चार हुआ था, और फिर नवेरा का मसलसल अपनायत भरा रवैया देखकर फिर से जी उठा था। और फिर जब वो वापसी पर इसके साथ अपने घर जा रही थी तो रज़ा गुमसुम सा हो गया था। नवेरा कभी भी इसके साथ बाइक पर कहीं नहीं गई थी, और तब वो इसके साथ बाइक पर जाने पर रज़ामंद थी। बाइक पर बैठते हुए लम्हा भर को वो जब रज़ा का कंधा थाम कर पीछे बैठी थी, रज़ा को वो लम्हे जिंदगी का हासिल लगे थे। इसने बाइक स्टार्ट करने के बाद हाथ वापस हटा लिया था, मगर इसका लम्स जैसे रज़ा के कंधे पर सब्त हो चुका था, ठहर गया था। वो इसके पीछे बैठी रज़ा की कैफियत को अजीब से एहसास से दो चार करती रही थी। अपने घर के सामने उतरकर इसने रज़ा को अपने घर के अंदर चलने को कहा था। अंदर जाकर इसके हाथ की चाय पी, इसके साथ गुशगप्पियाँ लगाई। रज़ा वापस इसी जोड़ में आ चुका था जिस पर वो कभी था, और यह कैफियत इस दिन से थी। नवेरा के साथ गुजरे वो चंद घंटे रज़ा को मताए हयात से भी बढ़कर लगे थे। वो तो अभी तक इन लम्हों की कैफियत में मस्त था। वो तो भूल ही गया था कि नवेरा की शादी भी होगी, नवाज भी कहीं है, रिमशा का वजूद इसकी ज़ात के साथ कहीं नती है। वो तो सब कुछ फरामोश किए बैठा था। रिमशा ने आते ही इसे दोबारा हकीकत की दुनिया में ला पटका था। सब कुछ पाकर हार जाने की कैफियत ने एकदम रज़ा के वजूद को अपने हिसार में लिया था। अगले दिन वो सब लोग इकट्ठे ही घर लौटे थे। समान, फरा और अली के साथ घर आया था। शाम गहरी हो चुकी थी। सईद अहमद को इन लोगों के आने की इत्तला समान के फ़ोन के जरिए पहले ही थी, सो वो इनकी आमद से पहले ही घर पर मौजूद थे। इसके पीछे तायरा बेगम को समान के इस्लामाबाद में मौजूदगी का इल्म होते ही वो सईद अहमद से उलझ पड़ी थी। जवाबन वो भी दो हुए थे
तब तो ताहिरा बेगम खामोश हो गई थी, मगर अब तीनों बच्चों को देखकर इन्हें फिर से गुस्सा आने लगा था। अली और फराह के इस्लाम का जवाब तो सर के इशारे से दिया, मगर जब समान ने इस्लाम किया तो इन्होंने मुंह फेर लिया। समान ने किन अखियों से माँ को देखते हुए अपने बाप को देखा। इन्होंने आंखों के इशारे से परवाह ना करो कहा तो समान ने बेचारगी से दोबारा माँ को देखा, जो मैगजीन था में इसकी वर्क गर्दानी में मसरूफ थी। अम्मी, बहुत भूख लगी है, वैसे खाने में क्या है? अली, जो ताहिरा बेगम के तेवर नोट तो कर चुका था, फिर भी पूछा तो ताहिरा बेगम ने गुस्से से घूरा, मेरा भेजा है। जी तो चाहा इनका साफ कह दे, मगर सामने बैठे शोर का लिहाज आ गया, जो हमेशा इन्हें बेबस कर देते थे। पता नहीं, माइदा से पूछ लो, किचन में ही होगी। इन्होंने रुखाई से कहा तो अली ने फराह को देखा। ताहिरा बेगम पहले सिर्फ अपने बच्चों के लिए किचन में काम करती थी, अब बच्चे नहीं थे तो इन्होंने किचन में झांकना ही छोड़ दिया था। माइदा ने जो पका दिया खा लिया, मगर अब की बार तो सईद अहमद की भी इन्होंने परवाह ना की थी। इन्होंने भी ताहिरा बेगम को नहीं टोका था, जानते थे कि बच्चों के आते ही वो रूटीन पर आ जाएंगी। वो तीनों माँ के जरिए रवैये से बदजन होकर अपने अपने कमरों में घुस गए थे। माइदा ने खाना लगाया तो सबको इतला दे दी। खाने के बाद फराह ने चाय बनाई। आज कितने दिनों बाद ताहिरा बेगम को अपने घर का माहौल फिर से जिंदगी की लहर दौड़ता महसूस हुआ। सईद अहमद को भी यही महसूस हुआ, मगर दोनों एक दूसरे से इंतहाई ज़रूरत के तहत कभी बात करना तो दूर की बात, कभी देखते भी नहीं थे। मगर घर की रौनक बहाल होते देखकर दोनों के महसूसात एक जैसी थी। अली और फराह ने माँ बाप के लिए कई तोहफे खरीदे थे। चाय पीते हुए अली ने माँ को बताया था ताहिरा बेगम अंदर से इनसे चचा की फैमिली के साथ जाने पर कितनी ही खफा थी, मगर फराह और अली के किस्से सुनाने पर पूरी तरह मुतवज्जा थी। हम आपके लिए बहुत से तोहफे लाए हैं, मैं लेकर आती हूँ। फराह फौरन चली गई थी, फिर एक बैग लेकर आई थी। दोनों ने कई खूबसूरत चीज़ें ली थी, घरेलू आर्टिफिशियल पीस, सूट, ज्वेलरी वगैरह। ताहिरा बेगम अली और फराह के लाए हुए तोहफे देखकर हैरान रह गई थी। ये जूते मैंने नतिया गली से आपके लिए थे, मुझे ये फ्लैट से बहुत अच्छे लगे थे, इजी वाले। आप पहनती तो नहीं हैं, मैंने ये ले लिया। फराह ने ब्राउन फ्लैट मगर काले खूबसूरत जूतों का जोड़ा ताहिरा बेगम के सामने रखा तो वो देख कर हैरान रह गई। इनकी औलाद इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। इन्हें एकदम एहसास हुआ। इन्होंने कहा, कुछ नहीं था, अच्छे हैं ना? फराह बड़ी आज से माँ के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुस्कुराकर कहा तो फराह खुश हो गई। इसका मतलब था कि अब ताहिरा बेगम इनसे नाराज़ नहीं थी। मेरा और आपका एक ही नाप है, बस थोड़े से खुले लिए हैं, आपको बिल्कुल फिट रहेंगे। ताहिरा ने पहन कर देखा, जो वाकई फिट थे। ये मैंने अब्बू के लिए किताबें, बॉल पॉइंट और टाई ली है। इसमें सईद अहमद की चीज़ें निकालकर इन्हें थमाई तो वो निहाल हो गए। मेरी बेटी मेरे लिए इतना कुछ ले आई बेटा, बहुत प्यारा है सब कुछ, इन्होंने इसे मोहब्बत से साथ लगाते हुए कहा था। वो खुशी से एकदम जी उठी थी। इसके बाद अली माँ बाप को अपनी लाई गई चीज़ें दिखाने लगा। सामान, तुम कुछ नहीं लाए हमारे लिए? सामान, जो खामोशी से फराह और अली को मुस्कुराते हुए देख रहा था। पहले बाप के पूछने पर इन्हें मुस्कुरा कर देखा, फिर माँ को इनका मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदा लगा। लाया तो हूँ, इसी बैग में है, पता नहीं आपको पसंद भी आएंगी या नहीं। माँ के रवैये से वो कुछ बुझ कर रह गया था। कुछ भी ना करते हुए भी इसे गुनाहगार होने का एहसास हो रहा था। यार, दिखाओगे तो पता चलेगा क्या लाए हो। इन्होंने इसकी खामोशी ख़त्म करना चाहिए थी। सामान हंसकर आगे बढ़ा। बैग से एक शॉल और खूबसूरत पत्थर के बने कंगन निकाल कर ताहिरा बेगम की तरफ बढ़ाए थे। ये आपके लिए लाया था। ताहिरा सामान के झूठ पर इससे इस कदर खफा थी कि एकदम जी चाह के कुछ भी लेने से इनकार करते, मगर हाथ बढ़ाकर चीज़ें थाम ली। ये चश्मे का फ्रेम और वायलेट आपके लिए लाया था। सामान ने दोनों चीज़ें बाप को दी तो इन्होंने खुश दिली से थाम ली। बहुत प्यारी है, तुम तीनों बहन भाइयों की चॉइस तो बहुत उम्दा है। इन्होंने बर्मिला सराहा था। बस आपको पसंद आ गई, हमारे लिए यही काफ़ी है। बाप की तारीफ पर फराह फूले नहीं समा रही थी। वो तीनों काफ़ी देर तक माँ बाप के साथ बैठे गुजरे दिनों का अहवाल सुनाते रहे। रात 11 बजे के करीब सईद अहमद लेट होने का कहकर सोने उठे तो ताहिरा बेगम अली और फराह को भी सोने का कहने लगी। थकन हो गई होगी तुम लोगों को, जाओ जाकर सो जाओ, इन्होंने कहा तो फराह और अली शराफत से चले गए। सामान भी उठकर जाने लगा तो इन्होंने रोक लिया। तुम बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सामान ने माँ के रवैये से इसके मूड का अंदाज़ा लगाना चाहा। जी खैरियत, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहने वाली हूँ, इन्होंने गुस्से से टोका। सामान एक दो पल को चुप रहा। आपको फराह और अली का चचा की फैमिली का साथ जाना अच्छा नहीं लगा था, आप इन दोनों से नाराज़ थी। मैं सिर्फ आपकी वजह से सबके साथ नहीं गया था, मगर उस्मान और भाभी के रोज़ाना फ़ोन आ रहे थे, मजबूरन मुझे भी जाना पड़ा। तुमने मुझसे झूठ बोला था, इन्होंने सख्त खफगी से बताया था। जी सिर्फ आपकी नाराज़गी की वजह से, सामान ने इंतहाई सादतमंदी से कहा तो ताहिरा बेगम
ताहिरा का टेम्परामेंट लूज होने लगा। जब तुम्हें इल्म हो गया था, मुझे पता चल गया है, तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं की? इन्हें अब मजीद गुस्सा आ रहा था। आप तब भी इतना ही गुस्सा करती, मुख्तसरन समान ने कहा। तो इन्होंने गुस्से से समान अहमद को चंद लम्हे देखा। समान अहमद अपनी सारी औलादों में सबसे ज़्यादा अजीज था। अब तो मैं बहुत खुश हूँ ना, इन्होंने तासुफ से सर झटका। मैं आपके इस रवैये की वजह कभी समझ नहीं आई। हम आपकी औलादे हैं, मगर हमें हर वक्त आपकी नाराज़गी का खौफ लाहक रहता है। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, सिर्फ आपकी नाराज़गी के सबब आपको असल वजह ना बता सका। अब्बू तो अच्छी तरह जानते थे कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और असल बात तो ये है कि इन्होंने ही बहुत इसरार से मुझे भेजा था। समान ने साफ और सीधी बात की। यूं कहो कि तुम अपने बाप की मानकर मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। इन्होंने तो बदगुमानी की हद ही कर दी थी। अम्मी प्लीज़, आप हर वक्त यूं मनफी मत सोचती रहा करें। हम भला आपको क्यों नीचा दिखाएंगे? आप हमारी माँ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस तरह तो आप हमारी मोहब्बत पर खुलम खुला शक कर रही हैं। इन्होंने समान को गुस्से से देखा। समान कुछ भी हो जाए, इससे दूब कभी कोई बात नहीं करता था, इनका एहतराम करता था। मगर अब बहुत खूब, तुम रह गए थे, तुम्हारे मुंह में भी बाप वाली ज़बान आ गई। मैं तो सच कहती हूँ, यह सब शाइस्ता जैसी औरत का जादू है। जो भी एक दफ़ा इसके साए में बैठता है, मुझे ऐसे ही आंखें दिखाता है। आज तुम बोले हो, कल तुम्हारी गूंगी बहन भी बोलने लगेगी। अली को तो पहले ही मेरा अदब लिहाज नहीं। खूब इस चलतरबाज औरत ने इन 3-4 दिनों में तुम्हारी तरबियत की है। तायरा बेगम ने भी बदगुमानी की हद काटी। समान तासुफ बेयकीनी से देखे गया। ये वाकई इसकी माँ थी? अम्मी प्लीज़, आप हद से गुजर रही हैं। ना चाहते हुए भी समान अहमद को कहना पड़ा था। हाँ, यही कसर रह गई थी। तुम भी मुझे ही सुनाओ। चल गया है इस औरत और इसकी मक्कार चलाक जादूगरनियों का जादू। अब तुम्हें माँ हद से गुजरी हुई लगेगी। इन्होंने गुस्से से कहा। तो समान ने गुस्से से सर को झटका। हद होती है बदगुमानी की भी। आपको तो कुछ कहना ही फजूल है। माँ के सामने तो वो वैसे ही बोलने के हक में ना था। अब भी तायरा बेगम खुद को रोकती तो कभी इनके सामने यूं आउट ना होता। गुस्से से कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तायरा बेगम की बातें रह रह कर याद आ रही थी और समान अहमद सारी रात सुलगता रहा। खालदा चची, जो कि वाहिदा बेगम के पास ठहरी थी, वहाँ वो बहन की वक्त बेवक्त की तकलीफ से खुद भी अजियत से दो चार हो गई थी। शाकरा हम वक्त वाहिदा के साथ ही होती थी, मगर रात को कभी तकलीफ से या फिर खुद ही आंख खोलने पर वो खालदा बेगम और वाहिदा आपा के साथ उठ जाती थी। वो तो पहले भी घर के चार दीवारी में मुकीद थी, अब तो मजीद बिस्तर की होकर रह गई थी। दिन तो जैसे तैसे इनका गुजर जाता था। रात गुजारना वाहिदा आपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में इनके लिए पूरा एक बंदा चाहिए था जो इनके साथ वक्त बेवक्त जागे, बल्कि इनकी तकलीफ अपनी बातों से भी कम करे। खालदा खातून तो 2 रातों में जाग कर ही बीमार पड़ गई थी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त नबील घर से निकलकर खालदा बेगम के घर आए तो माँ को बुखार में मुब्तला देखकर परेशान हो गया। ये क्या हालत कर लिया आपने? आपको बुखार था तो मुझे इतला देती, मैं आ जाता, फिर नवेरा आ जाती। मैंने कितनी दफ़ा कहा था, शाकरा को भी कहा था तुम्हें फ़ोन कर दे, मगर खालदा मानी ही नहीं। वाहिदा आपा को भी बहन की तबीयत ख़राब होने का मलाल था। रात देर तक जागने से तबीयत बिगड़ गई है। तुम जानते हो, दिन हो सारा दिन मैं जितना मर्जी थक जाऊं, रात कभी नहीं जागी, बस थकन सी होगी या आराम कर रही हूँ, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। बेटे और बहन को परेशान देकर इन्होंने मुस्कुरा कर टाला तो वो कतई ही ना माना। बिल्कुल नहीं, आपको आराम की ज़रूरत है, आप घर चलें। तो यहाँ आपा के पास कौन रहेगा? बेटे के दो टोक अंदाज पर इन्होंने बिस्तर पर मौजूद दूसरों के रहमो करम पर पड़ी बहन को देखा। मेरी फिक्र नहीं करो, जब तक प्लास्टर नहीं उतरता परेशानी तो है, फिर शाकरा भी तो है। तुम घर जाकर आराम करो, ये ना हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इन्होंने बहन को तसल्ली दी थी, मगर इनका दिल ना माना था। मैं नवेरा को छोड़ जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। नबील ने माँ और खाला दोनों को तसल्ली दी। रहने दो बेटा, वो कहाँ इन दिनों परेशान होगी। शादी के दिन अब दूर नहीं है। घरों में 100 काम होते हैं बच्चियों के, अपने ही शौक पूरे नहीं होते। वो मेरी वजह से यूं ख्वार होंगी, आराम से अपने काम निपटाए। वाहिदा आपा ने मना कर दिया। खालदा ने बहन को देखा। इस हालत में सिर्फ मुलाजमा के सर पर नहीं छोड़ा जा सकता था, जद्दा से रिफत भी नहीं आ सकती थी। इसके बच्चों की तालीम और मियाँ की जॉब का मसला था। आपा, चंद दिनों की बात है, नवेरा तो वैसे भी अच्छी खासी तैयारी की हुई है। जब तक आपका प्लास्टर उतर नहीं जाता वो आ जाएगी। दिन में तो आप ठीक ही रहती हैं, ज़्यादा बात हुई तो नबीला भी आ जाएगी। रात को नवेरा यहीं रह लेगी। 1-1.5 हफ्ते की बात है, फिर अल्लाह मालिक है। नबीला बच्ची वाली है, फिर घर का सारा इंतज़ाम इसी ने संभाला हुआ है, वरना मैं इसे भेज देती। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बच्ची को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। बेचारी शादी की तैयारियां में उलझी हुई थी। कहाँ घर से निकल
نکلنے کا وقت ہوگا، آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں، نبیلہ پیچھے سے سب سنبھال لے گی۔ زیادہ فکر ہوئی تو دونوں ہی دن آپ کے پاس گزار لیا کریں گی۔ زیادہ شاپنگ وغیرہ کا ہی مسئلہ ہے، نبیلہ یہاں آ جایا کرے گی، دونوں دن میں جا کر لیا کریں گی، رات کو نویرہ بھی ادھر ہوگی۔ نبیل کو بھی ماں کی بات اچھی لگی تھی، خالہ کو کہا تھا، انہوں نے سر ہلا دیا، پھر مزید تھوڑی دیر بیٹھ کر ماں کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ نویرہ سلائی مشین رکھے مصروف تھی تو نبیلہ ڈھیروں سامان پھیلائے پیکنگ کر رہی تھی۔ ماں کو نبیل کے ساتھ آتے دیکھ کر نویرہ حیران ہوئی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی، میں گھر لے آیا۔ نبیل نے بیوی اور بہن کو بتایا تو دونوں پاس آ بیٹھی، خدا خیر کرے، زیادہ طبیعت تو نہیں بگڑ گئی؟ خالدہ بیگم ویسے بھی بہن کی تکلیف پر بہت دکھی تھی، بہن کی تکلیف کا دکھ اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہا تھا، اولاد کے سامنے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، بس رات کا جاگنا ہوتا ہے۔ تو اب خالہ کے پاس کون ہے؟ نویرہ نہیں پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں تمہیں بھیج دوں، آپا کے پاس ہوگی تو دل بہلا رہے گا ان کا۔ جی امی۔ وہ امی کی بات پر حیران ہوئی، مگر میں کیسے جا سکتی؟ ادھر جو اتنے سارے کام ہیں، یہ سلائی کا ہی اتنا کام ہے۔ اس نے ادھر ادھر پھیلاوے کی طرف اشارہ کیا۔ ہو جائے گا، میں احمد کو کہوں گی وہ ساجدہ کو بھیج دے۔ اگلے ہفتے دیر میں ساجد بھی بیوی بچوں سمیت دبئی سے آ جائے گا تو سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ سلائی کا کام تم نے خود ہی اپنے ذمہ لیا ہے، میں نے کہا تھا درجی کو دو، ختم کرو یہ مشقت، باقی کام دیکھو۔ مگر آپ کو پتہ ہے میں درجی کے کام سے مطمئن نہیں ہوتی، میری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا۔ تو شہر میں درجی مار کے کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کیسا کام کرے، میں خود ہی کر لوں گی۔ اس نے منع کیا۔ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، سارا دن مشین کے سامنے بیٹھ کر اتنی سی صورت نکل آئی ہے۔ ان دنوں لڑکیوں کو اپنے آپ کو بنانے سے فرصت نہیں ملتی اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے اب نویرہ کو بغور دیکھا تو غصہ آنے لگا، کام کے چکروں میں وہ ہمیشہ خود کو بھول جاتی تھی۔ ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اچھی خاصی صورت ہے میری، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے ماں کو ٹالا تھا۔ اچھا پھر میں کیا کروں؟ میں خالہ کو کہہ آیا ہوں کہ نویرہ کو چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے پہلے ماں اور پھر بہن کو دیکھا۔ نویرہ نظریں چرا گئی، اسے واحدہ خالہ سے بہت محبت تھی، مگر شاری کی وجہ سے بہت محتاط تھی، اب بھی دل نہیں مانتا تھا وہاں جانے کو۔ ان کاموں میں وہ خالہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی۔ چلی جائے گی نویرہ، ان کپڑوں کا مسئلہ ہے تو ساتھ لے جائے، دن میں خالہ کے پاس بیٹھ کر کام کر لیا کرے گی، ان کا بھی دل بہلا رہے گا، رات میں ان کے پاس ہی آرام کر لیا کرے گی، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ نبیلہ نے بھی مشورہ دیا تو نویرہ کلس کر رہ گئی۔ ہاں نبیلہ صحیح کہہ رہی ہے، وہاں سے تو فارغ بیٹھے بھی وقت نہیں گزرتا۔ شاکرہ بی بھی ملازمہ ہے، ملازم لاکھ اعتبار والے ہوں، جو پرواہ اپنوں کو ہوتی ہے وہ ملازموں کو کہاں ہوتی ہے؟ میرا تو آپا کے بے یار و مددگار وہ چھوڑ کر آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ادھر گھر کی بھی فکر تھی، یہاں بھی تیاریوں کے 100 کام 100 جھمیلے، تم اکیلی تھی، ذہن ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ شادی والا گھر ہے، لوگوں کا کیا بھروسہ؟ بہن کی طرف سے آپ دیدہ ہوتے انہوں نے آنسو صاف کیے تو صدا کی نرم دل نویرہ احسان ایک دم ان کے آنسوں سے پگھل گئی۔ اچھا روئے نہیں، میں چلی جاتی ہوں، اپنے کپڑے تو میں خود ہی سلائی کروں گی، آپ آج جا کر وہاں کی روٹین دیکھتی ہوں، اگر وقت ہوا تو ادھر سے آ کر سلائی کے کپڑے لے جاؤں گی، باقی کپڑے بھابھی آپ کسی درزی کو دے دیں، اب اتنا ہی ہو سکتا ہے مجھ سے۔ بھابھی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، مجھے پتا تھا میری بیٹی انکار نہیں کرے گی۔ ان دنوں تو بچیوں کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، بہن کی محبت رلاتی ہے، مجبور ہوں ورنہ کبھی نہ بھیجتی، سچی۔ شاری کی طرف سے تو میرا دل بڑا کھٹا ہو گیا ہے، ماں گھر میں مفلوج، دوسروں کی رحم و کرم پڑ پڑی ہے، اپنے عیش کے لیے اس ماں کو ہسپتال سے لا کر گھر بٹھا دیا، کیا تھا چند دن تکلیف سہ لیتا، اب بھی کون سا پہاڑ توڑ رہا ہے، رات گئی لوٹ رہا ہے، مجھے تو اس کی سرگرمیوں سے ہی الجھن ہونے لگی ہے۔ آپا تو پھر ماں ہیں، سچ کہتی ہیں، آپا کی بیماری کا ذمہ دار بھی شاری کی ہے، وہ ماں تھی، بیٹی کی پہلو تہی ان سے مخفی نہ رہی تھی، خود بھی دل کھٹا ہوا تھا، سو دل کی بڑاس نکال لی تھی۔ نویرہ چپ چاپ ہو گئی تھی۔ جاؤ کپڑے بدل لو، ایک دو جوڑے اور دوسری چیزیں ساتھ رکھ لو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بعد میں آ کر لے جانا، نبیل کو کام پر بھی جانا ہے، جلدی کرو۔ آپا کی اب نہ جانے کیا حالت ہوگی، میری موجودگی میں سارا دن شاکرہ آپا کے پاس ہی ہوتی تھی،
اب خدا خیر کرے۔ ایک وقت میں انہیں کئی فکریں لاحق تھی۔ نویرہ خاموشی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، وہ پہلے ہی دکھی تھی۔ بہن کا دکھ ان کے اندر کو کاٹ رہا تھا۔ اب چند دنوں میں بہن کی تکلیف کے احساس میں مبتلا وہ خود عادی ہو کر رہ گئی تھی، اور ایسے میں خود بھی ان کی تکلیف میں اضافہ کرتی۔ کیا کر لیں گے شارق بھائی؟ باہر ان کی سرگرمیاں کیسی بھی ہوں، گھر کی عورت کے بارے میں تھوڑا بہت لحاظ تو ہوتا ہی ہے نا۔ اب میں اتنی گری پڑی بھی نہیں ہوں، زیادہ گرا تو صاف بات کر لوں گی، کہہ دوں گی مجھے یہ حرکتیں پسند نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ میرے ٹوکنے پر کم از کم حیا تو آئے گی نا۔ چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں آتے اس نے مزم ارادہ کیا تھا۔ تیار ہو کر 2-3 جوڑے اور ضروری اشیاء کی چیزیں بیگ میں لے کر نیچے آئی تو نبیل بھائی اس کے منتظر تھے۔ دھیان سے رہنا، فکر نہیں کرنا، اپنا گھر ہے، بس چند دنوں کی بات ہے۔ آپا کا پلاسٹر اتر جائے تب تک شاید رفت بھی آنے کے قابل ہو جائے۔ وہاں دور پردیس میں بیٹھی ماں کی اذیت پر روتی رہتی ہے، نبیلہ چکر لگاتی رہے گی، پھر خاندان کے دیگر آپا کی عیادت کو آتے جاتے رہتے ہیں۔ سارا دن انہی کاموں سے فرصت نہیں ملتی، بس آپا کا خیال رکھنا۔ میں نہیں چاہتی میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو۔ انہوں نے نویرہ کا منہ چوم کر ہدایت دی تھی۔ وہ خاموشی سے خدا حافظ کہہ کر نبیل کے ساتھ نکل گئی تھی۔ زیبا کیانی نے شارق زمان کو اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کیا تھا۔ وہاں کلب کے کئی اور ممبرز بھی تھے۔ زیبا کیانی نے یہ دعوت اپنے باپ کی ویڈنگ اینیورسری کے طور پر دی تھی۔ شارق زمان کے ہر طرح کے بیزار رویے کے باوجود زیبا کیانی کی دلچسپی شارق زمان کی ذات میں بڑھ رہی تھی۔ شارق زمان پچھلے 3-4 دنوں سے گھر لیٹ آ رہا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے وہ پچھلے دنوں ہر طرح کی سرگرمیوں سے دور رہا تھا، مگر جیسے ہی اماں گھر شفٹ ہوئی وہ کتنے دنوں بعد کلب گیا تھا۔ وہی پرانے ممبرز اور دوستوں سے ملتے جلنے میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ اگلے دن زیبا کیانی سے سر راہ ملاقات ہو گئی تھی تو وہ اسے زبردستی ساتھ لے گئی تھی۔ کچھ خالہ چچی کی وجہ سے وہ اماں کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا تھا، اوپر سے وہ گھر سے پہلے ہی کئی طرح غافل ہوا تھا، اور آج زیبا کیانی کی یہ دعوت اسے گھر سے مکمل طور پر غافل کر چکی تھی۔ یہاں آتے ہی اس کی ملاقات وہاں موجود کلب کے تمام ممبر سے ہوئی۔ اس کے علاوہ جب لالا منصور پر شارق زمان کی نگاہ پڑی تو وہ نظر بچا گیا تھا۔ زیبا کیانی نے اسے اپنے والد سے ملوایا۔ مسٹر کیانی کافی سرد انداز میں شارق سے ملے تھے۔ شارق زمان کو زیبا کیانی کی گرمجوشی اور باپ کی سرد موڑی پر اندر ہی اندر ہنسی تو خوب آئی تھی۔ ان کا باپ جہاں اسٹیٹس کانشیس تھا، وہاں وہ لوگوں کے شجرہ نسب کی بھی پوری خبر رکھتا تھا۔ اپنے سے کم بندے سے اس کا رویہ ہمیشہ بہت سرد ہوتا تھا۔ یہاں آ کر شارق زمان ایک دم بوریت سے دوچار ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے کلب کے دوستوں میں آ بیٹھا تھا۔ یہ مسٹر کیانی حد سے زیادہ خود پسند ہے، اس کے ایک ساتھی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے مسٹر کیانی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں ان کی خود پسندی سے کیا لینا دینا؟ اس نے مسکرا کر حاضرین پر نظر جماتے ہوئے اپنے دوست کو سلگایا تھا۔ اس جیسے شخص سے تو میں کلام نہیں کرتا، یہ تو تمہاری وجہ سے یہاں موجود ہوں، ورنہ یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی فطرت ہو۔ اس نے مسکرا کر مسٹر کیانی کا تجزیہ کیا۔ خیر، فطرت تو نہیں، البتہ اپنی دولت پر حد سے زیادہ غرور ہے اس شخص کو۔ یہ بھی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ خیریت، تم بڑے مطمئن ہو؟ ویسے اس کی بیٹی تو آج کل بڑی آگے پیچھے بھی رہی ہے، تمہارے آخر معاملہ کیا؟ تم اسے خود پوچھ لو، آخر معاملہ کیا؟ میں کیا جانوں؟ جس طرح اس نے تمہیں انوائٹ کیا ہے مجھے بھی کیا ہے، جس طرح اس کا باپ تم سے ملا ہے مجھ سے بھی ملا ہے۔ رہ گئی اس کی بیٹی تو وہ کھڑی ہے، جا کر پوچھ لو۔ اس طرح لاپرواہ انداز میں اس نے کہا تو اس کا دوست ہنس دیا۔ تمہارا بھی کوئی جواب کی نہیں؟ اس کی بیٹی تم سے کیا چاہتی ہے یہ میں کیا پورے کلب میں موجود ہر شخص سمجھ رہا ہے، اور تم ہو کے ویسے مجھ سے رازداری برت کر اچھا نہیں کر رہی۔ یہ لڑکا وسیم اس کا پرانا دوست تھا، یہیں کلب میں اس سے دوستی ہوئی تھی۔ باہر کی دوستیاں تو اپنی جگہ، مگر کلب کے اندر بھی لڑکے اس سے دوستی کو بے چین رہتے تھے۔ اچھا، کیا رازداری بڑھتی ہے میں نے تم سے؟ اس نے خشمگین نظروں سے وسیم کو گھورا۔ یہ رازداری کیا کم ہے؟ تمہارا زیبا کیانی سے باقاعدہ چکر چل رہا ہے اور تم منہ سے باپ نہیں نکال۔ شٹ اپ یار، تم اچھی طرح جانتے ہو میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا۔ یہ زیبا کیانی کیا، میں تو کلب میں بہت سو سے ہائی ہیلو رکھتا ہوں، اب ان سب سے تو چکر چلانے کی بات کرو گے؟ اس نے تلخی سے کہا تو وسیم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر آج تم اس دعوت میں کیوں ہو؟ تم اپنے مزاج کے علاوہ تو کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر زیبا کیانی کی کوئی اتنی اہمیت؟ اس سے پہلے تو کسی لڑکی کو تم نے اتنی اہمیت نہیں، وسیم نے الجھ کر دیکھا کہا تو شارق ہنس دیا۔ بہت دن ہو گئے تھے دوستوں میں گھلے ملے، سوچا آج تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی گھر میں اماں کی وجہ سے طبیعت اکتائی رہتی ہے، باہر کم از کم تھوڑا بہت سکون تو ہے۔
اس نے کہا تو وسیم خاموش ہو گیا۔ ارے شاک صاحب، آپ بھی یہاں ہیں؟ بہت خوب، کیسے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ وہ جس شخص سے نظر بچا کر اس جگہ بیٹھا تھا اسے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ شاعری کے تیور بدلے تھے۔ لالا منصور سے شہوانہ والے معاملے میں جو ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بگڑے زاویوں سے لالا منصور کی گرم جوشی کو نظر انداز کیا۔ جی اتفاقاً یہاں ہوں، شاید آپ سے ملنا تھا، تلخی سے اس نے جتایا تھا۔ جواباً لالا منصور کا بے ہنگم کہکا پرسکون ماحول کے لیے خاصا ناگوار تھا۔ بہت خوب، بہت اچھا، مذاق کر لیتے ہو۔ میں ایسے حاضر جواب لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ مسکرا کر شارق زمان کو کندھے تھپکتے ہوئے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ مسٹر کیانی سے کوئی دوستی ووستی ہے؟ وہ اپنے خاص انداز میں اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی نہیں، میں دولت جیسی بے مایہ شے پر فخر کرنے والے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرتا۔ وہی کٹیلا طنزیہ انداز تھا۔ لالا منصور نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ شاید ان کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ان کی بیٹی کے مدعوئین میں سے ہیں ہم لوگ۔ اس نے اپنے اور وسیم کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنے بھاری جسم پر بھاری سر ہلانے لگا۔ اچھا، وہ یوں سر ہلایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا۔ بس تم سے ملنے آج کل میں تمہارے آفس آنے والا تھا۔ اچھا ہوا تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ لالا منصور نے وسیم کو نظر انداز کرتے ہوئے بات کی تو شارق نے تعجب سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہاری بہن؟ شارق زمان کے تیور ایک دم بدلے تھے۔ وہ شاید یہی ضرب لگانا چاہتا تھا۔ فوراً کہنے لگا، میرا مطلب ہے شہوانہ زمان کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ یکسر سرد موری اور اجنیت لہجے میں رکھائی سے پوچھا تو ایک پل کو لالا منصور بھی اس طرز عمل پر خائف ہو گیا۔ خیر، تعلق سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ شہوانہ کی ماں بدر آرا کس کماش کی عورت ہے تم سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے؟ شارق کو لگا کماش کے لفظ میں لپیٹ کر لالا منصور نے اسے گالی دی ہے۔ شٹ اپ! وہ ایک دم ٹیمپر لوز کر گیا تھا۔ خونخوار کھا جانے والی نظروں سے لالا منصور کو دیکھا۔ تم غصہ کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ شہوانہ زمان اسی ہفتے میں شاید کسی دن احسان سے نکاح کر رہی ہے۔ وہ شاید میرے اثر و رسوخ سے بے خبر ہے، مگر میں کیسے اسے سمجھاتا؟ احسان منصور میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ضد کے سامنے بے بس ہوں، ورنہ اس جیسی عورتوں کو مسلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چٹکی بجاتے ہیں ایسی عورتوں کا کام کرتا ہوں میں۔ اس نے چٹکی بجا کر جتاتے ہوئے شارق زمان کے خون جھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ غیرت مند ہو، تمہارا باپ بھی بڑا غیرت مند تھا، مگر ایسی عورتوں کو اپنی بے عزتی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں مردوں کی جیب سے فکر ہوتی ہے، نوٹ دکھا کر موڈ بنانے والی بات کرتی ہیں۔ میں صرف خاموش ہوں تو اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا میرے مقابل آ کھڑا ہو، جبکہ بدر آرا بیگم ایسا چاہتی ہے۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاؤ۔ وہ شارق کو سنا کر چلا گیا تھا۔ شارق زمان اپنے آپ پر بمشکل باندھ رہا تھا۔ وسیم جو ساری گفتگو سن چکا تھا، اس نے خوفزدہ نظروں سے شارق زمان کی آنکھوں میں ڈر آنے والی درندگی محسوس کی تھی۔ شارق زمان نے اسے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر کلب میں موجود ہر شخص شارق زمان سے متعلق ایک مختلف کہانی ضرور سناتا تھا۔ ان کہانیوں میں کتنی سچائی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر جب سے اس نے شارق زمان کے میگزین میں شائع ہونے والی شہوانہ اور بدر آرا کی رپورٹ پڑھی تھی، وہ بہت کچھ جان گیا تھا۔ شارق زمان تیزی سے اٹھا تھا۔ وسیم بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شارق زمان کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وسیم نے ڈر کر پوچھا۔ اس شخص نے گالی دی ہے مجھے، میں بے غیرت نہیں ہوں اور نہ ہی میرا باپ تھا، بتانا چاہتا ہوں اس ذلیل شخص کو۔ وہ غصے سے پنگالا تھا۔ وسیم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں تماشا مت لگاؤ، چلو یہاں سے، یہاں بہت سے لوگ تمہارے جاننے والے ہیں، خواہ مخواہ بات بڑھے گی اور تمہاری اپنی ہی ساکھ خراب ہوگی۔ اس نے دھیرے سے سمجھایا تو شارق نے غصے اور تنفر سے وسیم کو دیکھا۔ اس شخص کی گالی سن کر میں آرام سے چلا جاؤں گا؟ اتنا بے ضمیر سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ شارق زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر لالا منصور کا گریبان جا کر پکڑ لے۔ آرام سے، تم بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر اس شخص کو جواب دینا، اس وقت کچھ بھی مناسب نہیں۔ چلو چلے یہاں سے۔ اس نے سختی سے شارق زمان کا بازو پکڑ کر اسے کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے منع کیا۔ کیا ہوا؟ جا رہے ہو تم لوگ؟ زیبا کیانی دونوں کو کھڑا دیکھ کر فوراً ان کی طرف آئی تھی۔ شارق زمان نے چپتی نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑی زیبا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شارق کے تیوروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کچھ نہیں، اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر سے فون آیا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں، مگر ابھی تو کھانا لگنا ہے، اتنی جلدی؟ وسیم کی بات پر اس نے کہا تو شارق نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پلیز زیبا، تم نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ، پھر کبھی سہی، چلو وسیم۔ وہ وسیم کو کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زیبا حیرت سے کھڑی اس
पल पल बदलते तेवरों वाले शख्स को देखने लगी। वो शख्स इसे हमेशा से ज़्यादा नाकाबिले रसाई और नाकाबिले फ़हम लगा था। नवेरा यहाँ आई तो मजबूरी में थी, लेकिन खाला की मजबूरी और घर की हालत देखकर अपनी जगह कुड़ कर रह गई थी। हर तरफ बिखरी बेतरतीबी और गंदगी, गर्द, धूल वगैरह हर शय पर मौजूद थी। खाला अम्मी इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। इन्हें अपनी ये भांजी बहुत अजीज और पसंद थी। इनके दिल में इसके लिए बहुत सी ख्वाहिशें थी, मगर अपनी कमाईगी और शारीरिक ज़बान की सरगर्मियां देखकर वो अपनी सारी ख्वाहिशें दिल में ही दबा लिया करती थी। अगर बहन के सामने झोली फैलाती तो क्या मुश्किल था इनकी बहन इनकी मुश्किल समझकर अपना ये हीरा इसकी झोली में ना डालती, मगर वो खुद गर्ज ना थी। नवेरा तो जिस घर में जाती रोशनी से बिखेर देती। शारीरिक की सरगर्मियों पर वो दिल महसूस कर रह जाती थी, और अब तो नवेरा किसी की अमानत थी, किसी के नाम से मंसूब। बस चंद दिन ही तो रह गए थे इसे किसी के नाम से हमेशा के लिए मंसूब होने में। ऐसे में सब कुछ छोड़कर सिर्फ इनके लिए यहाँ आई थी। इसका दिल नवेरा और बहन की मोहब्बत के बोझ से जहर बार हुआ था। नवेरा ने यहाँ आते ही शाकरा को घर की तरफ मसरूफ़ करवाया था। खुद इनकी खिदमत में लग गई थी। गाहे बगाहे वो शाकरा को भी देख लेती थी, जैसे इसने घर की सफाई सुथराई पर मामूर किया था। शाम तक घर की हालत अच्छी खासी निखर चुकी थी। नवेरा ने सारा दिन खाला अम्मी को सोने नहीं दिया। अपनी बातों से, अखबार से इन्हें मतवज्जा रखा था। इसका ख्याल था कि वो दिन को सो गई तो सारी रात बेचैन रहेंगी, और अगर दिन को जाग लिया करें तो इनकी रात पर पुरसकून हो जाएगी। रात का खाना इन्होंने 8 बजे खाया था। शारिक का कोई अता पता नहीं था। रात का खाना लगाते ही नवेरा ने खाला को मेडिसिन खिला दी थी। दोनों ने मिलकर न्यूज़ देखी थी। नवेरा ने टीवी अम्मा के कमरे में रखवा लिया था। इस तरह इसका दिल बहला रहेगा। 10 बजे के करीब अम्मा सो गई तो नवेरा का भी नींद से बुरा हाल हो रहा था। शाकरा को वहीं अम्मा के कमरे में ही सोने की हिदायत की थी। ईशा की नमाज अदा करके वो अम्मा के पास ही बेड पर दूसरा कंबल लेकर लेट गई थी। शाकरा को इसने हिदायत की थी कि शारिक ज़मान अगर जल्दी आ गया तो इसे मत उठाइए। सारे दिन की थकन से इसका बुरा हाल था। शाकरा सारे घर की लॉक चेक करके अम्मा के कमरे में ही मौजूद सोफे पर लेट गई थी। नवेरा सो गई तो शारिक ज़मान का इंतज़ार करते करते शाकरा की भी आंख लग गई। 2 बजे के करीब शारिक ज़मान की वापसी हुई थी। बैरूनी दरवाज़ा तो ज़हूर बाबा ने ही खोला था, अंदरूनी दरवाज़ा लॉक था। शारिक ज़मान को पहले ही न जाने किस किस चीज़ का उबाल उठा हुआ था। एकदम बुन्ना उठा, गुस्से से जोर दरवाज़ा पीट डाला था। ज़हूर बाबा इसके गुस्से से एकदम डर कर आगे आए थे। साहब जी, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, मेरे पास चाबी होती है। अंदर शायद शाकरा सो गई है। ज़हूर बाबा ने अपनी जेब से चाबी निकालकर लॉक खोला तो ऑटोमेटिक लॉक खुल गया। नॉनसेंस शाकरा, अंदर गुप अंधेरा था, कोई भी ना था। अम्मा की वजह से शाकरा अब इनके कमरे में ही सोती थी। इस वक्त शारिक शाकरा को आवाज़ें देते अपने घर में खाला चची की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर बैठा था, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ थी। शाकरा बेचारी सारा दिन की भाग दौड़ से और फिर नवेरा के हुक्म पर घर की असर नो तफसीली सफाई धुलाई से अब इतनी थक गई थी कि दरवाज़ा मुसलसल पीटने और शाकरा की पुकार पर भी ना उठा था। नॉनसेंस, एक तो ये मुलाजिम भी सर चढ़े हुए हैं, ज़रा ढील दी तो अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। अंदाजे से बरामदे की रोशनी ऑन करके वो गुस्से से बड़बड़ाता अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। ज़ेबा कियानी के घर से निकलने के बाद वो अपने चंद दोस्तों की तरफ वसीम के साथ निकल गया था। इसके ऐसे दोस्त इसके लिए किसी ऐसे ही वक्त में काम आते थे। इसके साथ वक्त गुजारते पता ही नहीं चला था कितना वक्त बीत चुका है। इधर जब वसीम घर के लिए उठा तो वो भी निकल आया था। अगरचे इसकी हालत घर जाने वाली नहीं थी। ऐसी हालत में कभी घर नहीं आता था, सीधा ऑफिस चला जाता था। मगर न जाने आज क्या बात थी, वो सब कुछ फरामोश किए हुआ था। सब एहतियातें, सब तदाबीरें, बस सिर्फ इसे मालूम था तो इसके अंदर की आग जल रही थी, इंतकाम और नफरत की, अपने आप से, अपने से मुतल्लिका तमाम लोगों से। इस समय तो इसे अम्मा और इसकी बीमारी तक भूल गई थी। बस अपनी नफरत याद थी, जो हमेशा अपनी माँ का नाम सुनकर ही इसके अंदर जहर की तरह सरायत करती थी। अम्मा के कमरे की हल्की रोशनी थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी टांगों में एक वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। शाकरा, वो जो गुस्से से शाकरा पर चीखना चाहता था, अम्मा के बेड की दूसरी तरफ लेटे वजूद पर नजर पड़ी तो अपनी ही आवाज़ गले में घुटती नजर आई। नवेरा इंतहाई इस्तेजाब इसकी आंखों में झलका था। ये यहाँ कैसे और कब आई? एकदम इसका जहन होश की दुनिया में आया था। सर झटक कर इसने आंखें हाथों से रगड़ी थी, इस खौफ से कहीं ये इसका वहम गुमान तो नहीं। पिछले दिनों वो इसको ही बहुत सोच रहा था, हर लम्हा, हर वक्त, हर पल, और अब वो मुजस्सिम थी।
इसे वो धोखा ही लगी थी, मगर आंखें मलने के बावजूद वो इसी तरह थी। बिस्तर पर लेटी, कंबल इसके आधे वजूद पर था, इसकी चोटी बेड से नीचे लटक रही थी। एक बाजू सीने पर था तो दूसरा दाईं तरफ बिस्तर पर। इसके चेहरे की तमाम तर खूबसूरती इन लम्हों में शारिक जमान के हवासों पर बुरी तरह सवार हो रही थी। नवेरा वो बेकरार हुआ था। इस दिन वो हॉस्पिटल से चली गई थी और शारिक जमान के रूम में एक शिकाफ डाल गई थी। वो जितना अपने आप को कोसता, इतना ही वो याद आती थी। नवेरा की नज़रों की नागवारी हर लम्हा इसके जहन के पर्दे पर ताज़ा थी। इसके दिलों दिमाग पर ताज़ियाने लगाती रहती थी, हर लम्हा कुलसता रहता था। इस दिन के बाद इससे नज़र नहीं आई थी। कितनी बार वो इसके घर के दरवाजे के पास जाकर वापस लौट आया था। इसे एक नज़र बार बार देखने की ख्वाहिश न जाने कैसी थी कि इसके अंदर की आग को हर लम्हा भड़काती रहती थी। नवेरा का नाम, इसके अतवार, इसका वजूद, गोया हर चीज़ इसके जहन में ठहर गई थी। नवेरा तलब बनकर इसके अंदर जाग उठी थी। नवेरा को छूकर इसकी मौजूदगी का यकीन खुद को दिलाने की ख्वाहिश ऐसी उभरी कि वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा था। वो इस समय भूल चुका था कि इसकी इस वक्त कंडीशन क्या है, वो इस वक्त किसके कमरे में है, इस वक्त इस कमरे में इसके अलावा और कौन कौन है। बस इसे याद था तो सिर्फ इतना कि नवेरा इसके सामने है। वो नवेरा जो तलब बनकर इसके अंदर जाग रही थी, वो नवेरा जो खुद इसके लिए थी, मगर इसे इस वक्त अपनी दस्तरस में महसूस हो रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर नवेरा की मौजूदगी महसूस करने के लिए इसका चेहरा छूना चाहा कि इसी पल इसने करवट बदली। सीने पर धरा बाजू पहलू में आ गया था, कंबल मजीद सीने से सिरक गया था। इसका खूबसूरत सरापा अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत शारिक जमान की निगाहों के सामने था। शारिक जमान जिसने इसे हमेशा ढके छुपे हुलिये में देखा था, कभी बगैर दुपट्टे के नजर ना आई थी। सिर्फ एक दफ़ा नवाज के साथ इसके यहाँ गया था, वो वहाँ बगैर दुपट्टे के दिखाई दी थी, मगर फिर वो नज़रों के सामने से हट गई थी और अब वो गोया निगाहों में ही जम सी गई थी। वो गोया इस समय जीती जागती क़यामत दिखाई दी थी, ऐसी क़यामत जो इसके अंदर तबाही मचा रही थी, इसकी तलब के समंदर में तलातुम बर्पा कर रही थी, इसके वजूद के चिंगारियों से बढ़ रही थी और वो मचल उठा था, बेकरार हो गया था। इस समय शारिक जमान के तमाम हिस्से शायद मुर्दा हो चुके थे या फिर इसके अंदर से एहसास मर चुका था। शारिक जमान ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामना ही चाहिए थी कि शारिक की जेब में पड़ा मोबाइल एकदम बज उठा था और वो हड़बड़ाकर होश की दुनिया में आया था। एकदम कई कदम पीछे हटा था। मोबाइल की बीप मुसलसल बज रही थी। जब तक शारिक जमान मोबाइल जेब से निकालकर इसका गला दबाता, तब तक ना सिर्फ नवेरा की आंख खुल चुकी थी बल्कि शाकरा भी हड़बड़ाकर सीधी हो गई थी। आप दोनों एकदम उठी थी। शारिक जमान जो अपने कुएं के पास ही खड़ा हुआ था, जिसने अपनी तलब का कासा भरा ही था, मगर कासा बिन पिए ही होंठों से हटाना पड़ा था। इसकी हालत इस समय इतनी बेचारगी लिए हुई थी कि वो गुस्से से वापस पलटा था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझती, वो एकदम दरवाज़ा पार कर गया था। शाकरा तो कुछ नहीं समझी और नवेरा जो खुद गहरी नींद से एकदम मोबाइल की बिप से बेदार हुई थी, वो अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। ये शारिक भाई कब आए? इसने सवालिया नजरों शाकरा को देखा, जो शारिक का इंतजार करते करते सोफे पर लेटी थी। अब कमर दुख रही थी। उठकर वो जमीन पर पड़े मैट्रेस पर लेट गई थी। पता नहीं, शायद अभी आए हो, शाकरा ने लेटते हुए नवेरा के सवाल पर कहा था। बोल जी, तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोला? शाकरा ने नफी में सारे लाया। तुमसे मैंने कहा था कि अंदरूनी दरवाज़ा लॉक कर आओ, फिर वो कैसे अंदर आ गए? दरवाज़ा किसने खोला? पता नहीं जी, शायद जहूर बाबा ने खोला हो। रात जब भी शारिक देर से आते हैं तो इनके पास दूसरी चाबी होती है, जहूर बाबा इसी से साहब के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। शाकरा ने इसकी परेशानी समझे बगैर तफसीली जवाब दिया था। अच्छा। नवेरा उलझते हुए दोबारा बिस्तर पर लेट गई, मगर अब की बार इसके अंदर बेचैनी थी कि बहुत चाहने और कोशिश के बावजूद इसे दोबारा नींद नहीं आई थी। सोती जागती कैफियत में वो सारी रात जागती रही थी। हता के सुबह फजर की अजानें होने लगी और नवेरा की बेचैनी ख़त्म हो गई। जरिश की कॉलेज फेलो, जो ग्रेजुएशन की तलबात थी, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, को अपने सर्वे के सिलसिले में कुछ कंपनीज और फर्म से मुतालिक डेटा इकट्ठा कर रही थी। इन्हें मुख्तलिफ फर्म्स में जाकर वहाँ काम करते लोगों से मालूमात हासिल करना थी। इस सिलसिले में जरिश ने इनको अपनी फर्म में चलने की दावत दी थी। चूँकि ये तलबात जरिश से सीनियर थी, मगर कॉलेज और टीचर्स की हर दिल अजीज़ स्टूडेंट होने की वजह से जरिश की सीनियर से भी काफ़ी अलग सलैक थी और इन्होंने इसके ऑफर्स को कबूल कर लिया था। सऊद अहमद ने अपने मैनेजर को बुलाकर इन तलबात को हर तरह का डेटा फ्राहम करने की हिदायत दी थी। सऊद अहमद का मैनेजर इन सब को लेकर सारा ऑफिस दिखा चुका था। करीबन 2 घंटे इनको वहाँ लग गए थे। जरिश इनके साथ साथ ही थी। वापसी से
पहले सऊद अहमद ने इनको रिफ्रेशमेंट भी दिया था, चूँकि ये ज़रिश के हवाले से आई थी और ज़रिश इनको लेकर आई थी। सारा अमला खासा मुस्तैद रहा था। ज़रिश जब ऑफिस आती थी तो सामान अपने ऑफिस में नहीं था, सईद अहमद थे। ज़रिश इनके पास भी सबको लेकर आई थी। इन्होंने भी पुरतपाक खैर मुकदम किया था। ज़बरदस्त ज़रिश, तुम लोगों का ऑफिस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का माहौल, काम करने का अंदाज, हर चीज़ परफेक्ट है। फिज़ा ने रिमार्क्स दिया तो वो मुस्कुराती। इस वक्त सब पापा के ऑफिस में ही साइड सोफा पर बैठी रिफ्रेशमेंट के नाम पर लंच उड़ा रही थी, जो कि डब्बों में बंद बिरयानी और कोक की सूरत में था। और ये सब होना भी चाहिए कि हमारे पापा, ताया अब्बू और हमारे समान भाई बहुत मेहनत करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अहमियत और इज़्ज़त देते हैं। तुम लोगों ने देखा भी है यहाँ काम करने वाली ख़वातीन को किस तरह का माहौल मुयस्सर है। दरअसल पापा और ताया अब्बू का काम करने और करवाने का ख़ास अंदाज़ है। वो अपने वर्कर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये तो है। फ़िज़ा ने सर हिलाया। चलो फ़िज़ा, बाकी डिस्कशन कल कर लेंगे, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी, शाइजा ने कहा। तो फिज़ा ने भी अपनी घड़ी देखी। वाकई टाइम बहुत हो गया, अब चलना चाहिए। वो भी खड़ी हो गई थी। थैंक्स ज़रिश, तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना अब तक हम जो एक दो फर्म्स में गए हैं, बहुत बुरा रवैया था लोगों का। जैसे हम इनके अंदरूनी भेद ही तो हासिल कर लेंगे। इनके तीसरी साथी शफक ने भी कहा तो वो हंस दी। शुक्रिया किस बात का, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों के काम आई। वैसे तुम लोग वापस कैसे जाओगे? इन्हें तैयार खड़े देखकर कोई सवारी देख लेंगे। हम तीनों का एक ही रूट है, यहाँ से हमारे रूट की बस भी मिल जाएगी, सायरा ने कहा। तो फिज़ा और शफक ने भी सर हिला दिया। मैं पापा से कहकर तुम तीनों को ड्रॉप करवाने का इंतजाम कर देती हूँ, वरना अपने ड्राइवर को कहती हूँ, वो छोड़ाएगा। तुमसे पहले इतनी मदद की है, जो डेटा पिछले 10 सालों का तुम लोगों ने फॉर्म किया है, हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तैयार हो गया, इसीलिए इतनी मदद ही काफ़ी है। हम रूट बसों के आदी हैं, तुम फिक्र ना करो। शफक ने इनकार किया। सरिश ने भी मजीद इसरार ना किया। वो तीनों चली गई थी। सऊद अहमद भी ऑफिस में आ गए थे। वो इन लोगों की वजह से बाहर चले गए थे कि वो इत्मीनान से बैठकर लंच करें। चली गई तुम्हारी सहेलियाँ? अपनी चेयर पर बैठते इन्होंने पूछा तो इसने सर हिला दिया। जी पापा, समान भाई मीटिंग से वापस आ गए हैं या नहीं? मेरा ख्याल है आ गया है, 1 मिनट में पता करता हूँ। इन्होंने इंटरकॉम उठा लिया था। समान आ गया है? इसने पूछा। ओके ठीक है। इन्होंने रिसीवर रख दिया था। आ गया है, अपने ऑफिस में है, क्यों खैरियत? इन्होंने सफाई यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी बेटी का चेहरा देखा। वो हंस दी। इसके मुस्कुराने से इस चेहरे का तासुर बहुत भला लगने लगता था। इस लिबास में वो अपनी उम्र से भी बहुत कम, कोई 9 उम्र कमसुन लड़की ही तो लग रही थी। जी बिल्कुल, 2-3 दिन हो गए हैं मैं इनसे मिले हुए। इनसे मिला हूँ, मुस्कुराकर वो पूछ रही थी। इन्होंने अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटाई। ज़रिशी ने बहुत अजीज़ थी तो सामान और भी अजीज़, मगर इसकी ज़हनी रूह भटकने लगी। जल्दी, तुम्हारी मामा का फ़ोन आ चुका है, पूछ रही थी कि तुम कब तक घर पहुंचोगी। इससे पहले कि वो कुछ सोचते या ज़हनी अजियत का शिकार होते, इन्होंने सर झटक कर मुस्कुराकर बेटी को देखा तो वो हंस दी। अभी मिलकर आती हूँ, आप मामा को बता दे कि मैं आपके पास हूँ। वैसे आते हुए मैंने फ़ोन कर दिया था। अपना बैग टेबल पर रखते वो पलटी थी। वो इसे देखते रहे थे यहाँ तक कि वो कमरे से निकल गई। समान भाई अंदर हैं। खूबसूरत, वेल ऑफ और अट्रैक्टिव सेक्रेटरी के पास रुककर ज़रिश ने पूछा तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। यस मैम। ज़रिश सऊद अहमद की बेटी थी। वो यहाँ कभी कभार आती थी। सऊद अहमद, सईद अहमद और समान अहमद इसे बहुत अहमियत देते थे, सो सारा स्टाफ इसे अहमियत देता था। बिज़ी हैं या फिर मैं पता कर देती हूँ? रहने दे, मैं खुद देख लेती हूँ। इसे मना करके वो आगे बढ़ाई। मैं कम इन सर। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते इसने मुस्कुराकर पूछा था। सामान कंप्यूटर पर काम कर रहा था। इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से मुतहर्रिक थी। ज़रिश की शरारती आवाज़ पर फ़ौरन उंगलियां साकित हुई थी। एकदम गर्दन मोड़कर ज़रिश को देखा। दरवाजे के बीचों बीच चेहरे में शरारती मुस्कुराहट लिए खड़ी वो मुंतज़िर थी। इस्लामाबाद से वापसी के बाद वो इसे आज देख रहा था। एकदम हैरान हो गया। ज़रिश, और यहाँ तुम? समान अहमद ने अपनी चेयर मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब घुमा दी। यस सर, मैं। आप तो शायद भूल ही गए हैं हमें, मगर देख लें, आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई। मुस्कुराती दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ाई थी। सफाई यूनिफॉर्म पर निगाह टिकते ही समान अहमद ने इसका चेहरा देखा। टेबल के पास आकर आगे को झुकते हुए इसने अपना दायां हाथ फैलाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समान अभी तक इसे अपने ऑफिस में देखकर मुतहयर था। इसे यूं हाथ बढ़ाते देखकर मजीद हो गया। बहरहाल ज़रिश इनसे हाथ मिलाने में कभी पहल नहीं करती थी। हमेशा इसने ही आगे से बढ़े हुए हाथों को थामा था। और अब समान अहमद ने ज़रिश के हाथ की नरमाहट को पूरी शिद्दत से महसूस किया था। आज समान ने इसे बहुत सोचा था, बहुत ज़्यादा।
اب اسے سامنے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹھو، سامان نکال۔ وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ کمپیوٹر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اس نے سرسری سوال کیا۔ کچھ آفیشیل ورک تھا۔ تم سناؤ، آج یہاں کیسے؟ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف رخ کرتے تیزی سے انگلیاں چلاتے سامان نے پوچھا۔ میری کالج فیلوز کو کچھ ڈیٹا درکار تھا، میں نے یہاں آنے کی آفر کی تو وہ چلی آئیں۔ میں 1 بجے سے آفس میں ہوں۔ آپ کے پاس بھی میں آئی تو باہر بیٹھی دربان صاحبہ نے کہا کہ آپ میٹنگ میں مصروف ہیں، ابھی میری سہیلیاں واپس گئی ہیں، تفصیلی جواب دیا۔ دربان صاحبہ کے لفظ پر سامان مسکرا دیا۔ اچھا، اپنا یہ رخ تو میری طرف کریں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اور آپ ہیں کہ اسے چمٹے ہوئے اس نے اکتا کر کہا تو سامان نے اسے دیکھا۔ سفید لباس میں وہ حد سے زیادہ لاؤبالی دکھائی دے رہی تھی۔ سامان کی مسکراہٹ مزید تیز ہو گئی۔ جسٹ 2 منٹ، بس میں کور کرنے والا ہوں، تم باتیں کرو، میں سن رہا ہوں۔ دوبارہ مانیٹر کو دیکھتے سامان نے کہا تو زرش نے برا سا منہ بنا لیا۔ خاک باتیں کروں، سچی اتنی بوریت ہو رہی ہے کہ آج کل کالج سے آنے کے بعد ماما کہیں بھی جانے نہیں دیتی، آپ کے ہاں آنے پر بھی منع کر رہی ہیں۔ اب سیریس بلکہ سنجیدہ ہو کر پڑھائی کروں۔ فرا سے بھی صرف کالج میں ہی بات ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میں نے کل ماما سے کہا کہ ہادیہ آپا کے ہاں چلتے ہیں، مگر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ عثمان بھائی کی فیملی بھی کوئی چکر نہیں لگا رہی، آپ بھی نہیں آ رہے۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد آج دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی میری کوشش سے، وہ بلا تکان بول رہی تھی۔ سامان مسکراتے مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھا، اس کو اب چھوڑ دیں۔ وہ اٹھ کر آفس کو دیکھ رہی تھی۔ سامان احمد نے حال ہی میں آفس کا فرنیچر اور کلر اسکیم چینج کروائی تھی۔ آفس خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے سامان کو بھی ٹوکا تھا۔ سامان نے چند سیکنڈ میں ہی کام کور کرتے ہوئے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ ہاں، اب بولو، آپ کا آفس بہت زبردست لگ رہا ہے، یہ چینج اچھا لگ رہا ہے نا؟ کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے سامان کی طرف پلٹی تھی۔ کب کروائی ہے چینجنگ؟ پچھلے ہفتے ہی کام کروایا ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ سامان احمد اب بالکل فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی تواضع کرنے کا خیال آیا تو فوراً، کچھ بھی نہیں، پاپا نے مجھے اور میرے دوستوں کو زبردست لنچ کروایا ہے، اب تو قطعی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر آئس کریم مل جائے تو؟ سامان نے سر ہلا کر انٹرکام پر آئس کریم کا آرڈر دیا تھا۔ اور سناؤ، اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ ریسیور واپس رکھ کر وہ اب پوری طرح زرش کی طرف متوجہ تھا۔ کہیں چل ول نہیں رہی؟ ہر چیز محنت اور توجہ مانگتی ہے، محنت تو کر رہی ہوں، انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آ جائے گا۔ بہت مطمئن تھی۔ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ بس ان چند دنوں میں کافی مصروفیت تھی۔ خیر، آج میرا تم لوگ کے ہاں چکر لگانے کا ارادہ تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ سامان کا انداز کافی سنجیدہ اور پرسوچ تھا۔ زرش چونکی، غور سے سامان احمد کو دیکھا۔ آف وائٹ شرٹ میں تر و تازہ چہرے سمیت کافی گریسفل اور معتبر شخصیت لگ رہا تھا۔ زرش نے دل ہی دل میں اس کی وجاہت کو سراہا تھا۔ خیریت؟ سامان احمد کے سنجیدہ انداز پر بھی وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی ہوں۔ سامان نے ایک نظر زرش کی منتظر متجسس آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ تم نے مجھ سے فون پر اسجد کا ذکر کیا تھا، بعد میں ایسی صورتحال ہوئی کہ مجھے اس موضوع پر فرصت سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے فرا کے ساتھ اسجد کا نام کیوں لیا؟ وہ اسجد والی بات، زرش کو ایک دم طاہرہ بیگم کی فون والی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اگر وہ اسجد والی بات بتاتی تو اپنی غیر اخلاقی حرکت بھی ڈسکس کرنا پڑتی، اور فی الحال وہ سامان سے کسی بھی قسم کی جھاڑ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ قوی امکان تھا ساری باتیں سننے کے بعد سامان احمد اسے اس کی غیر اخلاقی حرکت پر ضرور ڈانٹ دیتا۔ زرش، سامان نے سنجیدگی سے روک دیا تھا۔ وہ بے چارگی سے دیکھ رہی تھی۔ آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اسجد کے متعلق تم اس طرح کا ذکر نہیں کر سکتی۔ ہری اپ، میں آپ کے لاہور جانے والے دن جب آپ کے ہاں آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب میں اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی۔ سامان کے ٹوکنے پر وہ آرام سے بتانے لگی۔ سامان کو یاد آیا، اس دن وہ روئی بھی تھی۔ سامان کو خدشہ تھا امی سے جھڑپ ہوئی ہے، مگر زرش نے تردید کر دی تھی، اور اب سامان احمد اسے دیکھے گا۔ اس دن جب میں آپ کے ہاں گئی تو تائی امی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ گفتگو سے مجھے تو کسرا خالہ کا اندازہ ہی ہوا، آپ کے رشتے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ سامان ایک دم چونک کر سیدھا ہو کر ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکا کر آگے کو ہوا۔ پھر کہیں آپ، تایا ابو، ماما کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ 1-2 جگہ انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ ساری بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، اتنا پتہ چلا کہ تائی امی کیسرا خالہ کو پاپا کی اور آپ کی یعنی تایا ابو کی تمام پراپرٹی کی تفصیل بتا رہی تھی۔ سامان حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ، پراپرٹی کے نام پر؟ سامان نے فوراً اس کے رک جانے پر تو تائی امی یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے جو سنا تھا، اس کے نقل شکل میں جو بھی آیا تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔ سامان
صرف چپ چاپ زرش کو دیکھ رہا تھا۔ کیسرا خالہ کی فطرت کچھ زیادہ ہی لالچی واقع ہوئی۔ آپ کو بے شک غصہ آئے، مگر میری تو جو سمجھ میں آئی، میں پہلے فوزی آپی کا رشتہ آپ سے اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ جائیداد وغیرہ اور صرف سیکورٹی رہے گی، اور اب فرا کے سلسلے میں اسجد بھائی کی بات کرنا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، سامان کو بتاتے اس نے آخر میں کندھے اچکا دیے تھے۔ سامان زرش کو دیکھتے گیا۔ ان حالات سے، کیسرا خالہ کی لالچی فطرت سے تو وہ کیا ہر کوئی واقف تھا سوائے طاہرہ بیگم کے، اور اب کیسرا خالہ کا فرا کے ذکر پر وہ کم از کم فرا کے سلسلے میں تو یہ گیم کھیلنے نہیں دے گا، امی یا کیسرا خالہ کو۔ سامان احمد کے دل و دماغ میں ایک طوفان سا برپا تھا، تاہم چہرے پر اندرونی کیفیات کا عکس نہیں آنے دیا تھا۔ آپ کو یہ سب برا لگ رہا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ باتیں جان بوجھ کر نہیں سنی تھی۔ فرا سو رہی تھی اور تائی امی فون پر یہ گفتگو کر رہی تھی۔ موضوع ہی ایسا تھا کہ میں سننے لگی، ارادتاً میں نے یہ سب نہیں کیا۔ زرش کا انداز واقعی وضاحتی تھا۔ سامان احمد کے مسلسل خاموش انداز پر وہ حیران ہو چکی تھی کہ کہیں وہ اسے برا نہ لگا ہو۔ اس کی وضاحت پر سامان مسکرا دیا۔ اندرونی کیفیت کیسی بھی رہی ہو، مگر زری سے وہ کبھی بدظن نہیں ہوا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ تمہیں اس وضاحت کی ضرورت نہیں، میں کیسرا خالہ کی فطرت سے واقف ہوں۔ ایک طرف سے مایوس ہو کر وہ اب دوسرا کارڈ کھیلنے کے چکر میں ہے۔ ابھی ابو کو علم نہیں ہے، ورنہ چھوڑیں اس ذکر کو۔ تم سناؤ، نوشی اور چچی جان کیسی ہیں؟ نوک کر کے ملازم آئس کریم کے کپ ٹرے میں سجائے چلا آیا تھا۔ سامان نے ذکر ہی بدل دیا تھا۔ ماما اور نوشی دونوں ٹھیک ہیں، روز آپ کا ذکر کرتی ہیں، اور ہاں یاد آیا، میں اسلام آباد کی تصویریں ڈیولپ کروائی ہیں، بہت اچھی ہیں، آج آئیے گا ہمارے ہاں دیکھیے گا، کمال کا رزلٹ آیا ہے۔ آئس کریم کا کپ تھام کر وہ شروع ہو گئی تھی۔ سامان کا ذہن ابھی تک اسجد والی بات میں الجھا ہوا تھا۔ سامان بھائی، آپ نے ان لڑکیوں سے رابطہ کیا؟ کن لڑکیوں سے؟ سامان نے اپنا آئس کریم والا کپ تھام لیا۔ وہی لڑکیاں جو ہمیں چھتر پارک میں ملی تھی، وہی جنہوں نے ہماری تصویریں لی تھی۔ تصویروں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے اور بھی بہت کچھ یاد آیا، چہرے پر سرخی آ گئی۔ سامان نے زرش کے رنگ بدلتے چہرے کو بھی دیکھا اور اس کا ایک دم نظر چرانا بھی۔ سامان ہولے سے مسکرا دیا، یوں جیسے کوئی بہت لطیف ہوا کا جھونکا دل کو چھو گیا ہو۔ رابطہ کیا تھا، اسلام آباد سے آتے ہی ان سے رابطہ کیا تھا، کل ہی تصویریں مجھے مل گئی تھیں۔ کیا واقعی؟ ایک دم وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کیسی ہیں تصویریں؟ ایک دم وہ سب بھول گئی تھی کہ ایک پل پہلے خواہ مخواہ شرمندگی سے سر جھکائے نظریں چرا گئی تھی۔ اچھی ہیں؟ زرش کے پرجوش بےتابانہ انداز پر سامان صرف مسکرایا ہی تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اب تک سمجھ رہی تھی وہ لڑکیاں کوئی فراڈ ہی ہوں گی۔ ویسے آپ نے ان سے رابطہ کیا اور اتنی جلدی تصویریں کیسے پہنچ گئی آپ کے پاس؟ وہ کچھ دیر قبل کی تمام شرم و جھجک بلائے صرف وہی زرش تھی، بے پرواہ، بے وقوف اور معصوم۔ انہوں نے مجھے اپنا رابطہ نمبر دیا تھا، میں نے آتے ہی کال کی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام حمیرہ تھا، اس کے گھر کا نمبر تھا۔ میرے تعارف اور تصویریں طلب کرنے پر اس نے کل تصویریں بھجوا دی تھی، میں نے ایڈریس لکھوا دیا تھا، کل ہی آفس کے ایڈریس پر مل گئی تھی۔ شکر ہے، دیکھو کی تصویریں ہیں اس وقت آپ کے پاس ہیں؟ وہ حیران ہو کر سامان کو دیکھنے لگی۔ سامان احمد نے بجائے جواب دینے کے ٹیبل کی سائڈ دراز کھول کر ایک لفافہ نکال کر زرش کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زرش نے انتہائی بے تابی سے لفافہ کھولا تھا، تصویریں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ زرش کی نظریں اپنے ہاتھ میں تھامے تصویروں پر گویا جم سی گئی تھی۔ اونچے لمبے حسن و وجاہت کے شاہکار کے ساتھ کھڑی وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ سامان احمد نے حمزہ کو بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں زرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تصویر کافی قریب سے لی گئی تھی، چہرے کے خد و خال بہت نمایاں تھا۔ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر بول رہا تھا۔ اس وقت وہ مارے بندے خفگی کے آثار لیے سامان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ تاثر کیمرے کی آنکھ نے بھی چرائے تھے۔ ایک دم زرش پر وہ کیفیت آ رہی ہوگی جو تصویر بنوانے کے بعد اس پر ایک دم وارد ہوئی تھی۔ سامان احمد کے قریب کھڑی تھی، سامان نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، حمزہ ان کے ساتھ تھا۔ تصویر میں موجود کپل بہت مکمل اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ زرش ایک دم گھبرا گئی، اسے نہ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں لغزش اترتی محسوس ہوئی، بلکہ گھنی پلکوں پر بھی ایک بوجھ آن پڑا۔ زرش اپنی کیفیت سے پریشان ہو گئی تھی، ایک دم گھبرا کر سامان کو دیکھا۔ سامان احمد اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی تھوڑی ٹکائی بہت محویت سے نہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر نوٹ بھی کر رہا تھا۔ زرش کو اپنا چہرہ
सुर्ख होता हुआ महसूस हुआ। कैसी लगी तस्वीर? समान ने मुस्कुरा कर पूछा तो वो झेम गई। अच्छी हैं। वो दोबारा सर झुकाकर दूसरी तस्वीर देखने लगी। वो कतरे फासले से ली गई थी। इस तस्वीर में पूरे कद से नुमायां थे। समान के होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी और जबकि वो खुद सख्ती से लब भींचे हुए थी, जैसे जबरन खुद को कंट्रोल कर रही हो। ये तासुर कितना नुमाया था। तस्वीरें खींचने वाले का कमाल था या कैमरे का? दोनों तस्वीरें बहुत कमाल की थी। जरिश की निगाहें अपने गले में पड़े लॉकेट पर गई थी। ZS के अल्फाज जिन्हें इसने कभी अहमियत नहीं दी थी, कैमरे की आंख ने इन्हें इतना वाज़ा कर दिया था कि जरिश खाली दिमाग लिए देखे गई। ये जो है ना रेडियो वाले, ये बंद नहीं करेंगे। कैमरे की आंख ने इन्हें इतना वाज़ा कर दिया था कि जरिश खाली दिमाग लिए देखे गई। इसके चेहरे पर सुर्खी की जगह अब एक नाकाबिले फहम सा तासुर उभरा था। क्या हुआ? समान अहमद जो इसी पर नजरें गाड़े हुए था एकदम पूछ पड़ा। जरिश ने सर उठाकर समान को देखा और फिर तस्वीर को। इसके सामने बैठे समान की निगाहों में जो तासुर था वही तासुर तस्वीर में अपने साथ खड़े ऊंचे लंबे खूबसूरत सरापे की निगाहों में देख रही थी। जरिश के अंदर एकदम कुछ गलत है का सायरन बजने लगा। क्या बात है? वो एक तस्वीर देख रही थी। इसके चेहरे पर अब अजीबो गरीब से तासुरात थे। समान फौरन अपनी सीट छोड़कर इसके तरफ आया था। जरिश ने खामोशी से तस्वीरें मेज़ की चिकनी सतह पर रख दी। इस वक्त इसकी समझ में नहीं आ रही थी क्या करे। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। जरिश को अपनी आवाज़ भी अजनबी लगी। इसे समझ नहीं आई कि इसे एक पल में अचानक क्या हुआ। जरिश क्या हुआ है? कुछ परेशान हो? समान ने इसकी कुर्सी के बैग घुमाकर इसका रुख अपनी तरफ कर लिया था। वो अब बराह रास्त समान की निगाहों में थी। जरिश ने समान को देखा। वो इसे बगौर देखता कुछ फिक्रमंद था। इसने गर्दन घुमाकर तस्वीर को देखा। नहीं, वो मुस्कुराई थी। समान को इसकी मुस्कुराहट अजीब लगी थी। तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। समान ने हाथ बढ़ाकर टेबल से तस्वीर उठाई थी। बगौर दोनों तस्वीरें देखने लगे। आपने ये तस्वीरें क्यों उतरवाई? ये बात इसे परेशान कर रही थी। इससे होंठों पर लाने में इसने देर नहीं की थी। समान ने बगौर जरिश को देखा। वो मुंतजिर थी। तुम साथ ही थी, याद होगा तुम्हें ये तस्वीरें इन लड़कियों ने जिद करके बनवाई थी। समान ने सरसरी अंदाज में कहा था। इसके अंदर की छठी हिस्स ने इसे अलार्म दिया था। वो एकदम समान से बुरा बर्मिला कुछ नहीं कह सकती थी। बेतकल्फी और अपनायत अपनी जगह, मगर समान का सिर्फ एहतराम ही नहीं करती थी, वो दिलो जान से इसकी इज्जत भी करती थी और इस इज्जत की वजह से वो इससे डरती भी थी। वही डर जो बड़े भाइयों से छोटी बहनों को होता है। मगर इस वक्त इसके अंदर की कैफियत ओबरी थी, वो कुछ और ही थी। वो बराह रास्त समान से कुछ कह नहीं सकती थी। समान की सरसरी अंदाज पर वो सिर्फ देखे गई। आपको ये तस्वीरें कैसी लगी हैं? कुछ तवक्कुफ के बाद इसने फिर पूछा था। बहुत अच्छी, हमजा काफ़ी क्यूट लग रहा है इसमें, है ना? समान इससे तायीद चाह रहा था। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। समान के अंदाज़ो अतवार से कुछ भी अखज़ करने से कासिर था। इसे बहुत मायूसी हुई थी। इसने एक गहरी सांस खींचकर कुर्सी छोड़ दी थी। हो सकता है मुझे कुछ वहम हुआ हो। इसने अपनी कैफियत को झुठला कर कहा। क्या हुआ? उठ क्यों गई? दोनों तस्वीरें लिफाफे में डालते हुए समान अहमद ने जरिश को देखा था। बहुत वक्त हो गया है मुझे, मामा परेशान हो रही होंगी। वैसे तो मैंने फ़ोन कर दिया था, फिर भी अब मुझे चलना चाहिए। घर ज़रूर आइएगा। अपने तमाम ख्यालात को झटकते हुए वो फिर पहले वाले मूड में आ चुकी थी। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। काम तो करीबन ख़त्म हो चुका है। रात को किसी पार्टी से मिलना है। सोच रहा हूँ घर जाकर शाम तक फ्रेश हो लूँगा। तुम्हें घर ड्रॉप करके चची जान से भी मिल लूँगा। समान ने एकदम प्रोग्राम बनाया। जरिश ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। मैं पापा को बताकर नीचे आती हूँ, आप चलें। वो कमरे से निकल आई थी। समान की निगाहों ने दरवाजे तक इसका ताक़ुब किया था। जरिश तस्वीरें देखने के बाद कुछ उलझी सी थी। समान को एकदम महसूस हुआ था जरिश की कैफियत, इसकी आंखों की तहरीर, वो तो इसे इसके चेहरे की कैफियत से ही इसके अंदर का हवाल जान लेता था। अब कैसे न जान लेता? जरिश बिल्कुल इसी तरह उलझी थी जिस तरह तस्वीरें बनवाने के बाद थी। तब वो इसे पहलू बचा रही थी और अब समान का अभी चची के यहाँ जाने का प्रोग्राम नहीं था। मगर अब जरिश का अंदाज देखकर इसने एक मिनट में फैसला किया था। जरिश इसकी तरफ से बदगुमान थी। जरिश की आंखों में समान ने पढ़ लिया था। वो अब इसे तब तक तन्हा नहीं छोड़ सकता था जब तक इसकी बदगुमानी ख़त्म ना हो जाती। और समान अहमद को पता था जरिश को किस तरह बहलाना है। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी एक साथ नॉवेल्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और ये जो दरमियान में शोर आता है इसके लिए माजरत, क्योंकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल सड़क के पास है, हर वक्त गाड़ियाँ वगैरह गुजरती रहती हैं। तो मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।